फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि वे क्वेश्चन कौन से हैं और उन्हें से हमें क्या जानकारी मिलती है। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, समानता एक विकासशील देश में बेरोजगारी डैश की वजह से होता है। फ्रेंड, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। ऑप्शन नंबर 2, मौसमी कारक। ऑप्शन नंबर 3, प्रभावी मांग में कमी। ऑप्शन नंबर 4, एक नौकरी छोड़कर दूसरा नौकरी पकड़ना। फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है, फिर हम इसका उत्तर देखते हैं। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब चलते हैं इसके उत्तर की ओर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1, उत्पादक के पूरक कारकों की कमी। क्लियर हुआ फ्रेंड? अच्छा फ्रेंड, अब हम जान लेते हैं कि इन उत्पादक के पूरक कारकों की कमी को आखिर है क्या चीज़ ये। ठीक, चलिए फ्रेंड, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक, इकोनॉमी में हम लोग बात करते हैं किसी सेवा या वस्तु के उत्पादन में, ठीक, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादक के कारक कहते हैं। फ्रेंड, क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं उत्पादक के प्रमुख कारक कौन से हैं। तो फ्रेंड, ये 5 होते हैं प्रमुख रूप से: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। क्लियर हुआ फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया उत्पादक के 5 कारक कौन कौन से: श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और संगठन। ये जरूरी होती है जिससे कि रोजगार अच्छे से उत्पन्न हो सके। और विकासशील देशों में इन सब की समस्याएं होती हैं, भूमि की भी और श्रम की भी और पूंजी की भी। इन सब चीज़ों की कमी की वजह से विकासशील देश रोजगार नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। क्लियर हुआ होगा फ्रेंड? चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एनडीसी के पदेन सचिव डैश होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के महासचिव। ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्रालय के सचिव। ऑप्शन नंबर 4, योजना आयोग के सचिव। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, योजना आयोग के सचिव। कौन? योजना आयोग के सचिव। याद रहेगा फ्रेंड, एनडीसी के पदेन सचिव कौन? योजना आयोग के सचिव होते हैं। चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं एनडीसी की। ठीक, तो एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और ये क्या काम करता है? तो ये किसी भी योजना का निर्माण होता है, ठीक, तो उसमें राज्यों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड? ये कैसा निकाय है? तो ये कार्यकारी निकाय है, ना संवैधानिक है ना सांविधिक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, एनडीसी। याद रहेगा फ्रेंड? राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1, देवपाल। ऑप्शन नंबर 2,
धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 3 गोपाल, ऑप्शन नंबर 4 देवपाल सेकंड। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देवपाल ने, धर्मपाल ने, गोपाल ने या फिर देवपाल ने? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 धर्मपाल। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 धर्मपाल। क्लियर हो फ्रेंड? ये किस वंश के राजा थे? तो ये पाल राजवंश के राजा थे। ठीक फ्रेंड। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था। ध्यान रहेगा फ्रेंड। और इनका बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया और इन्होंने विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? 4 ऑप्शन है फ्रेंड। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिटन। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। ये भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? 1876 से 1880 तक। कब से कब तक फ्रेंड? 1876 से 1880। डेट ध्यान रखिएगा। ठीक, लॉर्ड लिटन के ये बहुत ही क्रूर शासक थे। इनके समय में बहुत भयंकर अकाल बदला था इंडिया में, जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए थे इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि इनकी पॉलिसी बहुत ख़राब थी। ये बहुत ही क्रूर थे। इंडिया के प्रति इनका नज़रिया बहुत ही बुरा था। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली, ऑप्शन नंबर 2 फ्यूजियामा जापान, ऑप्शन नंबर 3 पोपा म्यांमार, ऑप्शन नंबर 4 क्राकोटुआ कहाँ? मलेशिया। ये सब हैं ज्वालामुखी के नेम और उनकी कंट्री के नेम दिए गए फ्रेंड। इनको देखिए कि कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सोचिए फ्रेंड, सोच लिया होगा फ्रेंड। अब चलते हैं इसके उत्तर की ओर और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 क्राकातुआ मलेशिया। क्राकातुआ मलेशिया में नहीं है फ्रेंड। एटना इटली बिल्कुल सही है, फ्यूजियामा जापान में सही है, पोपा म्यांमार में बिल्कुल सही है, लेकिन क्राकातुआ कहाँ है? मलेशिया में ना है। ओके, ये कहाँ है फ्रेंड? इंडोनेशिया में है। कहाँ पे फ्रेंड? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य में, सुंडा के पास स्थित है। इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य में सुंडा के पास स्थित है। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 धूपगढ़, ऑप्शन नंबर 2 पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर 3 पारसनाथ, ऑप्शन नंबर 4 महाबलेश्वर। फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन है, सोचिए। फिर चलते हैं हम इसका उत्तर की ओर और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पारसनाथ। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड? तो ये पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। ये फ्रेंड है कहाँ? तो ये झारखंड के गिरिडीह, झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। इसे शिखर जी भी कहते हैं, शिखर जी की पहाड़ी भी कहते हैं फ्रेंड।
इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 1350 मीटर। ठीक फ्रेंड, और ये जैन धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थली है। जैन धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थली है। माना जाता है, ऐसा मान्यता है लोगों की कि 24 जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे उनमें से 20 ने यहीं पे निर्वाण प्राप्त किया था। चलिए फ्रेंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के लिए। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एक महिला है बेगम अख्तर, वह कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 चित्रकला, ऑप्शन नंबर 3 संगीत, ऑप्शन नंबर 4 लोक कला। चलिए फ्रेंड, सोचिए। नृत्य, चित्रकला, संगीत या फिर लोक कला। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 संगीत। तो बेगम अख्तर कौन थी? एक गायिका थी प्रसिद्ध। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन थी। बेगम अख्तर ये थी क्या? प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक, जिन्हें दादरा, ठुमरी और गजल में महारत हासिल थी। कौन से फ्रेंड? दादरा, ठुमरी और गजल, ठीक, में महारत हासिल थी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1914 में यूपी के फैजाबाद में हुआ था। चलिए फ्रेंड, और इन्हें कौन से अवार्ड मिले थे? तो इन्हें पद्म श्री कब? 1968 में मिला था। और पद्म भूषण इन्हें कब मिला था? तो 1975 में इन्हें मिला था। और इनकी निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1974 में हुआ था। और इन्हें पद्म भूषण इनकी मृत्यु के उपरांत 1975 में मिला था। ये एक प्रसिद्ध गायिका थी। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर 1 निरंजन मिश्रा, ऑप्शन नंबर 2 रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन नंबर 3 उदय नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर 4 श्रीकांत देशमुख। 4 ऑप्शन है फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 रमेश कुंतल मेघ। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए फ्रेंड, इनको किस पुस्तक के लिए मिला हो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इन्हें विश्वमिथक सरित सागर, विश्वमिथक सरित सागर नामक पुस्तक के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं हम थोड़ा साहित्य अकादमी की। यह है क्या? साहित्य अकादमी एक संस्था है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। ये पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक। साहित्य अकादमी हर साल हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व डैश कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे समस्थानिक होना चाहिए फ्रेंड, यहाँ गलत है, समस्थानिक लिखा है, लेकिन समस्थानिक होना चाहिए, जिन्हें कि आइसोटोप्स कहते हैं। समावयी हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 संभारिक। चलिए फ्रेंड, सोचिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। समान संख्या वाले परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या कहते हैं? सब न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समावय या फिर संभारिक।
चलिए फ्रेंड, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2, समस्थानिक। समस्थानिक या फिर कहें तो आइसोटॉप्स जिनको कहते हैं, ठीक। तो इनमें क्या होता है, इनमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का, ये सब आपस में बराबर होता है। और फिर अलग क्या हो जाता है, जब हम एटॉमिक मास होता है उससे एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो हमारा नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक। आया। जैसे इसका उदाहरण अगर समस्थानिक की बात करें तो NH1 1H2 ये हाइड्रोजन के हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 1H3। अगर इनकी बात की जाए तो इनके सबके प्रोटॉन समान है 111, और जबकि हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो घटा देंगे, ठीक फ्रेंड। तो उनकी संख्या अलग अलग आ जाएगी। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने डैश की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया। फ्रेंड, पहला ऑप्शन बाघो, ऑप्शन नंबर 2 हाथियों, ऑप्शन नंबर 3 शेरों, ऑप्शन नंबर 4 गैंडों। सोचिए फ्रेंड, 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने डैश की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था। बाघों की, चलिए फ्रेंड, नाम से पता लग गया होगा आपको, गज, गज मतलब हाथी, गज को हाथी कहते हैं, ठीक। संस्कृत में गज मतलब हाथी। तो क्लियर हो गया फ्रेंड, आपको पता लग गया। तो किससे? हाथियों से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हुआ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 हाथी। चलिए फ्रेंड, और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि यह है क्या, ठीक। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, इस प्रकार, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। किस लिए? हाथियों को बचाने के लिए और लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि ये हमारे लिए नुकसान नहीं है, इन्हें मारना नहीं चाहिए, ये हमारा नुकसान नहीं करते हैं, ये पर्यावरण के लिए प्रतिकूल नहीं है, इसलिए इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। किस देश ने AG-600 नामक विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान बनाया? ये फ्रेंड, पहला ऑप्शन USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा रूस, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 सऊदी अरब। फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, चीन, रूस, सऊदी अरब या फिर अमेरिका। चलिए फ्रेंड, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 चीन। कौन सा फ्रेंड? चीन, ठीक। चीन ने बनाया था AG-600 नामक उभयचर विमान, ठीक। इसका पूरा नाम क्या है? एविक AG-600, ठीक। इसकी प्रथम उड़ान कब हुई थी फ्रेंड? तो इसकी प्रथम उड़ान 24 दिसंबर 2017 को हुई थी। इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड इससे कि किस देश ने उड़ाया था इसे। तो ये उड़ाया चीन ने था AG-600 को, ठीक। ये जो कि उभयचर विमान है। उभयचर मतलब जो स्थल में और जल में दोनों में काम कर सके, वो होते हैं तुम्हारे एम्फीबियन, उभयचर जिनको कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान। चलिए फ्रेंड, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर कम होता है, दक्षिण ध्रुवों की तुलना में उत्तरी ध्रुवों पर अधिक होता है,
उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर अधिक होता है। फ्रेंड ये 4 विकल्प देकर सोचिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों होता फ्रेंड? अगर हम फिजिक्स के फॉर्मूले स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर से देखें तो क्या जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, तो वहाँ से अगर हम देखें तो विषुवतों पर जो होती है पृथ्वी की रेडियस त्रिज्या वो ज़्यादा होती है। अब जब हम किसी के अपॉन में ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू कम हो जाएगी, और जब हम आर का मान कम रखेंगे क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण। ठीक फ्रेंड, क्लियर हुआ? जी स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन और ई स्क्वायर से ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि रेडियस जो होती है हमारी धरती की वो ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत वृत्त में अधिक होती है। इसकी वजह ये है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन था, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही है। चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।